वाराणसी विद्या मठ में इस समय हम मौजूद हैं। प्रयागराज में जो प्रकरण हुआ उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली शंकराचार्य को, गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन अब आगे क्या? लीगल टीम से भी लगातार संपर्क में और बातचीत आज यहाँ वाराणसी में पहुंचे बातचीत भी हुई है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि गिरफ्तारी पर तो फिलहाल रोक लग गई, लेकिन इसके आगे क्या आप कदम उठाएंगे? क्योंकि जो आरोप लगे हैं, अगर वो झूठे हैं तो क्या आप काउंटर एक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारे अधिवक्ताओं से हम मिलेंगे। हमने अपना पक्ष अपने अधिवक्ताओं को बता दिया है, कैसे उसको कानून सम्मत बना करके वो लोग न्यायालय के सामने क्या करना चाहेंगे, ये तो वही सलाह देंगे। अभी एक द्विवेदी परिवार भी आपसे मिलने के लिए आए, जिन्होंने वो आरोप लगाए थे जिस महिला ने, उसके बारे में उन्होंने तमाम बातें कही। अब किस तरीके से आप देख रहे हैं उस ये प्रयाग के एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही विद्वान अधिवक्ता थे, पंडित राम शंकर द्विवेदी जी। उन्हीं के बेटे थे और भतीजे थे। ये लोग आए इसलिए क्योंकि एक भूमिका द्विवेदी नाम की बिटिया, जो इन्हीं के परिवार का अपने आप को सदस्य बता करके हमारे यहाँ पहले 1.5-2 साल पहले आई थी। यहाँ पर रह करके कुछ लेख लिखना है, रहने के लिए जगह दीजिए, ऐसा अनुरोध किया था। हम लोगों ने दिया था। 1-1.5 महीने रह करके वो गई। अभी उसने मठ के बारे में विपरीत टिप्पणियाँ की, तो हम लोगों ने इसका खंडन किया, कहा कि भाई वो रामशंकर द्विवेदी जी के कारण उनको जगह दी गई थी, उसका धन्यवाद तो उन्होंने दिया नहीं, उल्टे इतने दिन के बाद विपरीत टिप्पणियाँ कर रही हैं। तो ये जो हमारा वक्तव्य है इन लोगों ने भी सुना, तो अभी आए हैं कि सच्चाई आपको हम बताना चाहते हैं। तो वो अपना परिवार का उनका जो भी मामला है वो बता रहे हैं कि हमसे ईस्वी सन 77 से ही भूमिका के पिताजी के समय से ही, माने उनके पिता से ही हम लोगों का संबंध समाप्त हो गया है। थे तो हमारे सगे भाई, लेकिन कुल के अनुरूप उनका कुछ आचरण नहीं था, जिसके कारण पिताजी ने ही उनको अलग कर दिया था। तब से हम लोगों का उनका कोई लेना देना नहीं है। और उन्हीं की बेटी है ये। सीधे कभी शंकराचार्य जी महाराज के पास भी नहीं आई थी और आप लोगों के पास भी नहीं आई। तो आप लोगों को एक बार कंफर्म तो करना चाहिए था, ऐसा कह रहे हैं कि जब उसको आप जगह दे रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कभी एक कल्पना भी नहीं की कि ऐसा कुछ होगा। तो केवल क्षमा याचना करने के लिए, और मठ को, जिस मठ ने सदा हम लोगों को स्नेह प्रेम दिया, उस मठ के प्रति हमारे ही परिवार का नाम लेकर के वो दुर्वचन कह रही है, जिससे हम लोग आहत हैं, ये बताने के लिए बेचारे आए हुए हैं। तो मठ में अब प्रवेश पर विशेष सावधानी रहेगी, सतर्कता रहेगी और वेरिफिकेशन वगैरह भी किया जाएगा। पहले शायद इस तरीके की व्यवस्था नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से भी जो सामान्य व्यवहार है देख करके किया ही जाता है। आम लोगों को यहाँ पर आने के लिए कोई भय नहीं है, आ ही सकते हैं। आपके वकील पीएन मिश्रा हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके के प्रमाण देने की बात हो रही थी कि सीडी, पेन ड्राइव, तस्वीरें, कोर्ट में ऐसा कुछ भी पेश नहीं कर पाए जो शिकायतकर्ता पक्ष है। इसका मतलब है कि वो केवल बाहर बाहर माहौल बनाने के लिए कह रहे थे। ये बात निश्चित हो गई। एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात इसमें कही जा रही है कि एक शंकराचार्य जो एक संस्था अपने आप में होते हैं, उनको उनकी इमेज को ये डेंट लगा है और पूरे देश में एक गलत संदेश कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में प्रेषित हुआ। यही प्रयास रहा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो मोहरा बना है। इसके पीछे की जो शक्तियां हैं, जब तक उनका ठीक से पता न लगा लिया जाए, तब तक क्या उद्देश्य था इनका कैसे पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि ये व्यक्ति तो मोहरा है। ये जो आशुतोष दुराचारी है, ये तो मोहरा है। असली इसके पीछे कौन है, कौन जानता है। अभी तक आप अपना डिफेंस तो कर रहे हैं कोर्ट में, पक्ष या तमाम चीजें, लेकिन आपकी तरफ से कोई मामला जो है वो आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे जो इन साजिश के पीछे, उनके ऊपर कोई आपने कानूनी कार्रवाई की तैयारी की है क्या, या फिर आने वाले समय में वो कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी क्या? अब देखिए, जो भी उचित है वो हमारे लीगल टीम के लोग तय करेंगे, तैयारी करेंगे, तभी तो दायर की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट पीएन मिश्रा हैं, जो कि वाराणसी पहुंचे हैं। विद्या मठ में शंकराचार्य से मुलाकात भी उनकी हुई है और कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फौरी राहत दी, गिरफ्तारी पर रोक लगाई, उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो सर, किस तरीके से देखा जाए, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक है, लेकिन जो कोर्ट में कल प्रक्रिया रही उसको ओवरऑल क्या
किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट में जो भी प्रक्रिया रही, एक तो उन्होंने तकनीकी प्रश्न उठाए जिसका मैंने अभी उत्तर दिया है कि जो है वो सीधे हाई कोर्ट में क्यों आए, सेशन कोर्ट में क्यों नहीं गए। तो वो तो तकनीकी प्रक्रिया हमने बताया कि चूंकि जो है वही व्यक्ति जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी भूमिका निभाते हुए और उन्होंने हमारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, तो एक तरीके से उनका माइंड तो प्रेजुडिस हुआ हमारे प्रति। तो उन्हीं के यहाँ अगर हम जमानत के लिए जाएंगे तो वो कैसे जमानत देंगे? वहाँ मात्र समय नष्ट करना होगा कि हम वहाँ जमानत के लिए अर्जी करेंगे, वो कुछ दिन में खारिज कर देंगे, और इसलिए वहाँ जाना नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज आप क्या जानना चाहते हैं? दूसरी चीज ये कि अभी गिरफ्तारी पर रोक लगी है, इसको किस तरीके से देखा जाए? कब तक अगली आदेश आने की संभावना? अब ये आदेश तो न्यायमूर्ति महोदय देंगे, क्योंकि उन्होंने निर्णय को सुरक्षित रखा है और सुरक्षित निर्णय को करके उन्होंने जो है वो आदेश दे दिया है। जब तक उनका निर्णय नहीं आएगा ये आदेश बना रहेगा। इस तरह की जो एफआईआर दर्ज होती है, जो लोग इसमें आरोप लगाने वाले हैं, क्या आप लोग इस तरह की भी तैयारी कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन या स्टेप लें? क्योंकि आपका पक्ष ये है कि उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराए और हिस्ट्री शीटर उनके होने के भी कई प्रमाण जो हैं आपके द्वारा रिलीज भी किए गए। तो क्या आप लोग कोई काउंटर कार्रवाई की भी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हमें जो है वो शंकराचार्य जी की ओर से निर्देश मिला हुआ है कि इनके ऊपर कठोर और गंभीर कार्रवाई की जाए। कुछ मीडिया हाउसेज जो हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाए, और अभी तो जब तक जो है वो शीघ्र ही हमारा नोटिस जाएगा एक बहुत बड़े मीडिया हाउस को, जिसने कि कानून का गंभीर उल्लंघन किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन किया है। वो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य उसने किया है, जिससे कि वो ऐसी चीज का प्रसारण करे कि प्रतिपक्षी को लाभ मिले। तो उसके लिए हम गंभीरतम कार्रवाई उनको नोटिस देने उसकी जा रहे हैं। और बाकी जो है जो जिसने झूठा मुकदमा किया है उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। करीब जो है वो हमने सेलेक्ट किया है 7-8 लोगों के विरुद्ध गंभीर कानूनी कार्रवाई करेंगे। एविडेंसेस की बात कर रहे थे आरोप लगाने वाले, जिन्होंने एक शिकायत दी, एफआईआर दर्ज हुई कि सीडी मौजूद है, कई प्रमाण मौजूद हैं। जब कोर्ट रूम में ये जिरह चली तो क्या किसी तरीके के प्रमाण वहां पर प्रस्तुत किए गए? सीडी, वीडियो, पेन ड्राइव, तस्वीरें, कोई ऐसी चीज? वहां पर जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और उस मेडिकल रिपोर्ट को हम लोगों ने तो नहीं देखा। मेडिकल रिपोर्ट को उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति जी को दिया, लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट का एक हिस्सा कुछ पंक्ति पढ़ करके जो है श्रीमान मनीष गोयल जी ने सुनाया, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल यूपी के हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में दिया है कि पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो कोई जो है वो कंक्लूसिव कोई प्रूफ नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति तमाम हमारे देश में लेस्बियन के राइट के लिए, होमोसेक्सुअल के राइट के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब कि होमोसेक्सुअल हैं, लेस्बियन हैं। तो कोई वो होमोसेक्सुअल लेस्बियन अगर है तो उसका अगर जो है वो टेस्ट करेंगे तो ये पाया जाएगा कि ये जो है वो गुदा मैथुन का जो है अभ्यस्त है, वो डॉक्टर तो लिखेगा। लेकिन अगर वो अभ्यस्त है, वो कंसेंसुअल सेक्स उस तरह से कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति को कह देगा तो वो होगा। एक व्यक्ति को तो तब होगा जब उसने कुछ जबरदस्ती किया, तुरंत वो जाए जो है वो पुलिस के पास, तुरंत जाए पुलिस के पास, जैसे ही वहाँ से छूटे उसका मेडिकल टेस्ट किया जाए, उसमें जो सीमेंस पाए जाते हैं उनको तुरंत प्रिजर्व करके जो है डॉक्टर के पास वो ले जाएंगे पुलिस। वो प्रिजर्व करके जो है विदिन 24 आवर्स फॉरेंसिक लैब को भेजेंगे, वहाँ से आएगा, तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। उनका जो है वो ब्लड सैंपल ले करके, उनका अगर कोई कपड़े वस्त्र हैं तो उन पर जो छींटे पड़े हैं उनकी टेस्ट की जाएगी। नहीं तो कंक्लूसिव ये मेडिकल साइंस में है कि 7 डेज के बाद किसी के साथ सेक्सुअल कोर्स हुआ या नहीं हुआ, इवन डीएनए टेस्ट से भी कुछ नहीं जाना जा सकता।
तो जब ऐसी स्थिति है तो आपने वहां पर ये बताया गया कि ये बच्चा इनके पास कह रहे हैं 18 तारीख से है, और ये जो है 24 तारीख को कह रहे हैं कि पुलिस में तहरीर देने गए, उन्होंने नहीं लिखा तो 28 तारीख को कोर्ट में गए, यानी 24 ही हम पकड़ लें तो जो है ये 7वें दिन गए। तो 7वें दिन में तो तुरंत अगर वो मेडिकल भी करवाते तो कोई टेस्ट नहीं ये आता। बात जो कही जा रही है कि मेडिकल में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई, जो जिस तरीके की बात उड़ाई गई, कि इसमें कितनी सच्चाई फिर मानी जाए? ये ऐसा तो कोई रिपोर्ट में वहां उन्होंने नहीं पढ़ के सुनाया, रिपोर्ट तो उनके साथ है, उन्होंने जो जिस पंक्ति को पढ़ के सुनाया था वो मैंने आपको बता दिया। जी। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने 164 का बयान भी माननीय न्यायमूर्ति जी को दिया, न्यायमूर्ति जी ने उस बयान को भी पढ़ा, और हम लोगों ने जो पुलिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किस तरीके का आरोप उस बच्चे ने लगाया है, तो ऐसा माने आरोप है कि जिसमें मेडिकल टेस्ट की एक दिन बाद भी कल्पना करना हास्यास्पद है। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल टेस्ट का उस जो आरोप लगा है उसमें कोई कुछ हो है नहीं, और माननीय न्यायमूर्ति जी ने सब चीज़ों पर विचार किया, सब चीज़ों को देखा, देखने के बाद उन्होंने आदेश पारित किया। आपके पास एक लंबा अनुभव है, इस तरीके के मामले आपने पहले भी देखे होंगे। क्या आपको लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जो शंकराचार्य के रूप में है, और आज से नहीं है, बहुत पुरानी ये परंपरा एक तरीके से रही है, उसको टारगेटेड अटैक किया जा रहा है, और इस तरीके के एलिगेशंस जो लगाना, जो कि बहुत ही गंभीर है, एक गलत मैसेज भी समाज में इस तरीके से जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये तो इसका जैसे पहले 498A हुआ करता था, तो एक व्यक्ति कई मामले ऐसे बहुत हुए, सच्चे भी हुए, झूठे भी हुए, लेकिन एक ऐसा मामला था कि जिसमें सास ससुर ये सब अमेरिका में रहते थे, और महिला ने यहाँ से आरोप लगा दिया कि सबने हमको पीड़ित किया। वो अपने पासपोर्ट पर, वीसा पर उनकी एंट्री रहती है, लेके आए, दिखाए कोर्ट में, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया कि ये तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि इन केसों में 498 आज में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और अगर किसी कारणवश गिरफ्तारी अनिवार्य ही हो जाए तो मजिस्ट्रेट तुरंत जमानत दे देंगे। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि जो 7 साल या उससे कम सजा के जो केसेज हैं उनमें भी सीधी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी पुलिस के द्वारा, और अगर की भी गई तो मजिस्ट्रेट जमानत दे देंगे। गिरफ्तारी के उन्होंने कुछ कारण बताए थे, जैसे सेक्शन 41 हुआ करती थी कि अगर भाग जाने की संभावना हो, बुलाने पर वो न आ रहे हों, ये सब हैं तो कर सकते, अन्यथा नहीं। वो अब भी जो है बीएनएस में वो सेक्शन 35 हो गई, वो प्रोविजन अब भी बरकरार है। तो उसी तरीके से इसमें भी ये है कि पॉक्सो में एक धारणा है कि तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि मेडिकल टेस्ट की बात होती है, और न गिरफ्तारी की जाए तो सोसाइटी दबाव डालने लगती है, क्योंकि उसको सही मान के चलती है। इसका दुरुपयोग जो है, जो अपराधी तंत्र है, उसने एक संगठन बना लिया है, जैसे कुछ 2-4 लड़के जो अपराधी किस्म के हैं, जिन्हें किशोर अपराधी कहें, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं, उनको वो गिरोह में शामिल हैं जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वो लोग जो है ये इसको एक व्यवसाय बना रखे हैं, किसी को कैसे फंसावें, उससे कैसे पैसा कमाएं। कई लोग इसमें आत्महत्या कर चुके, लेकिन लगता है कि जो जनता का है वो पूर्ण उदय हो गया है कि उन्होंने ये आरोप शंकराचार्य पर लगा दिया। शंकराचार्य का जीवन इतना पवित्र होता है कि भारतीय जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कुछ पेड जो है वो घराने होते हैं बिजनेस के, उनको छोड़ करके बाकी सभी ने, आप सभी लोगों ने जितना किया सिरे से खारिज कर दिया। तो अब जो है ये मामला जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा कि ठीक है, शंकराचार्य जी तो के मामले में तो जनता ने खारिज कर दिया, इतना उनका पवित्र जीवन है कि वो स्वयं भी तैयार हो गए, भाई हम बैठे रहेंगे, हमको चाहे गिरफ्तार करो, चाहे कोई टेस्ट करो, जो भी करना हो कर लो। गृहस्थ तो डर जाता है ना, वो भाग जाता है, हमको पकड़ लेंगे तो हमारे व्यवसाय का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमें कौन छुड़ाएगा, ये सब करके डर के मारे वो भाग जाते हैं। तो ये सब जो है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम समझते हैं कि 498A पर जैसा उनका जजमेंट आया, अब इस मामले में भी कोई ऐसा निर्णय आएगा, उन्हें ज्ञात हो जाएगा
कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो कोई न कोई तो जरूर निर्णय देंगे जिससे सामान्य लोगों को राहत मिलेगी और ये जो ब्लैकमेलर जो अपराधी हो गए हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पीएन मिश्रा जो कि हमें तमाम बारीकियों के बारे में बता रहे थे इस पूरे मामले के बारे में, और कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से उनका ये भी एक निष्कर्ष था कि प्रायोजित तरीके से प्लानिंग वे में एक बड़ा आरोप जो है वो शंकराचार्य पर लगाकर और उनको बदनाम करने की कोशिश जो है वो स्पष्ट रूप से ये दिखाई देती है। और इसके साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी शंकराचार्य की ओर से हो रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ वाराणसी से मैं अभिजीत ठाकुर।